हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज में हम जो संवैधानिक निकाय होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा। आज हम यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्री के लिए आपको फैक्चुअल चीज़ें पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से ध्यान रखना है थोड़ा सा। बाकी मेंस में कुछ लिखने के हिसाब से हमको कंसेप्ट समझना है। तो मेरा प्रयास ये है कि दोनों चीज़ें आपको एक ही साथ समझ में आ जाएं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यूपीएससी क्या है? एक प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। तो रिक्रूटिंग एजेंसी आप ध्यान रखना अच्छे से कि हमको पता है कि यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड एग्जामिनेशंस फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप बी ऑफ सेंट्रल सर्विसेज। तो केंद्रीय जो सेवाएं होती हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाएं करवाता है, ठीक है ना। हमारे संविधान में चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हमारे संविधान में इसके प्रावधान है पार्ट 14 जो है भाग 14, और संविधान में जो आर्टिकल है आर्टिकल 315 to 324 यूपीएससी के बारे में प्रावधान करते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में भी आप देख लीजिए, भारत के संविधान द्वारा निर्मित एक संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा करवाता है। भाग 14 में इसके संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद में जो है 315 से 323 के बीच में इसके संबंधित प्रावधान है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। अब मेंस के लिए आपको ये आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन भी स्टेट सिविल सर्विसेज के प्री के सिलेबस में दिया हुआ है वहां आपसे कोई सा भी आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो ठीक है ना, तो मैंने वो सारे इंक्लूड कर दिए हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, वो हमको ज़्यादा जरूरी ही याद रखने हैं कि आपको वो आर्टिकल्स अच्छे से याद रखना है, वो मेंस में भी काम आ जाएंगे। जब भी आप वो काम लिखेंगे तो ब्रैकेट में रेफरेंस कीजिए कि एज पर द आर्टिकल दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा समझते हैं। क्योंकि हमको पता है कि संवैधानिक निकाय है तो ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, लेकिन केवल इंडिपेंडेंट है अपने फंक्शन को लेके, मतलब रिक्रूटमेंट को लेके। जो रिक्रूटमेंट करता है उसमें ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, बट जहां भी लेजिस्लेटिव काम होता है, कानून बनाना होता है, इसके रेगुलेशन वाला काम होता है, जहां भी लॉ से रिलेटेड एस्पेक्ट होता है, तो वो डेफिनेटली किसी न किसी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर ही आता होगा। तो हमको पता है कि सेंट्रल में जो मिनिस्ट्री होती है उसका नाम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, मतलब कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो होता है। ये जो मंत्रालय होता है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, स्टाफ वेलफेयर और पोस्ट रिटायरमेंट डिस्पेंशन होते हैं, जो इससे रिलेटेड पूरा सारा जो काम होता है देश में वो इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये मंत्रालय जो सामान्यतः है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है। तो अभी भी नरेंद्र मोदी जो है इस मंत्रालय के जो हेड है। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रहते हैं, वो किसी और को बना देते हैं, बट मुख्य रूप से जो मंत्रालय है जो, इसलिए आप देखेंगे स्किल इंडिया वगैरह पे बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर खुद बहुत फोकस करते हैं। तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, स्टाफ वेलफेयर और पोस्ट रिटायरमेंट डिस्पेंशन जो होते हैं, ठीक है ना। तो उन सारे जो नियम कानून होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के अंतर्गत आते हैं। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में 3 डिपार्टमेंट है: डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है ना। तो आपको पता है एआरसीज बनते हैं, तो वो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसी के अंतर्गत वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, मतलब इसी मंत्रालय के अंतर्गत, इसी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो इस 3 मंत्रालय में जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, जिसको हम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग करते हैं, डीओपीटी जो है एक्चुअल रेगुलेटर और सुपरवाइजर होता है किसका, बहुत सारी एग्जाम्स रिक्रूटर्स का, जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, और भी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, जहाँ सीबीआई, सीवीसी है, सीआईसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, और लिबासना है जो ट्रेनिंग अकाडमीज होती हैं। उनसे रिलेटेड सारा जो सुपरविजन होता है, वो कंट्रोल होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के अंतर्गत आता है। तो हमको यहाँ हालांकि यूपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूपीएससी जो है डीओपीटी के अंतर्गत में आता है। यूपीएससी हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। प्रेसिडेंट जो है ये रिपोर्ट दोनों हाउसेस में, पार्लियामेंट के, चाहे लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउसेस हो, तो उनमें सबमिट करता है, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट रखता है दोनों हाउसेस में। ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका आउटलाइन है वो आपको याद रखना है। चलिए, हिस्ट्री सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया क्या है? हालांकि ये बहुत ज़्यादा इससे संबंधित हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक ब्रीफ के लिए मैंने बता दिया कि भारत में सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो आपको पता है 1793 में मेजर रिफॉर्म्स हुए थे, और जो उस समय जो वायसराय थे हमारे, या गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवा का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो अब नाम याद रखना। तो 1793 से महसूस किया गया था कि पूरे ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो सिविल सर्विसेज का काम नहीं संभाल सकते,
क्योंकि भारत का मेजर हिस्सा जो है नॉर्थ का वो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आ चुका था, तो उनको रिक्रूटमेंट के लिए लोकल लोगों की जरूरत थी। तो मेजर रिफॉर्म्स जो किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन में वो 1793 में कॉर्नवालिस ने किए थे, हालांकि उस समय भारतीयों का रिक्रूटमेंट नहीं होता था। 1833 में सबसे पहले जो आइडिया ऑफ ओपन कंपटीशन को लॉन्च किया गया था, मतलब मेरिटोक्रेसी, मतलब ओपन एग्जामिनेशंस होने चाहिए और उनमें रिक्रूटमेंट होने चाहिए, चाहे इंडियंस के लिए भी उसको ओपन कर देना चाहिए। लेकिन उस समय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस आइडिया को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया। फाइनली 1833 के एक्ट में जब लॉर्ड मैकाले इंडिया आए थे, हु वाज द 4th मेंबर, टेम्परेरी मेंबर एंड अ एडवाइजर ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ कमीशन के हेड भी वही बनाए गए थे 1834 में, जो लॉ कमीशन बना था, देश का पहला लॉ कमीशन, तो लॉर्ड मैकाले उसके चेयरमैन थे। तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना, मतलब इंडियंस को अपॉइंट करो, ओपन जो है कंपटीशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस समय सिविल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो होते थे और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनके रिकमेंडेशंस पे होते थे, मतलब वो अपने व्यक्तियों को अपॉइंट करते थे सिविल सर्विसेज में, एग्जामिनेशन नहीं होता था। तो मेरिटोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने रिकमेंडेशंस दिए थे कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद 1853 में फाइनली जाके जो स्टार्ट हुआ ओपन एग्जामिनेशन, तो 1855 में देश का पहला सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था और पहले इंडियन जो क्वालिफाई हुए थे उनका नाम था मिस्टर सत्येंद्र नाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन थे, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके बड़े भाई थे। 1861 में बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट भी आया, ठीक है ना, तो इसने क्या किया, सिविल सर्विसेज कमीशन बहुत सारे बनाए, और ये सिविल सर्विसेज कमीशन क्या करते थे, लगातार रिफॉर्म की बात करते थे, मतलब एज को लेकर रिफॉर्म, सिलेबस को लेकर रिफॉर्म्स और लैंग्वेज को लेकर रिफॉर्म्स। तो मेजर जो 3 जो कमीशन बने उनके नाम बस आप याद रख लेना। 1886 में एटचिसन कमीशन बना था, 1912 में इस्लिंगटन कमीशन बना था, उसके बाद में 1919 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसमें प्रोविजंस किए गए थे कि इंडिया में एक सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, एक आयोग बनाया जाए। तो बाद में हम जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसका सबसे पहला प्रावधान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में किया गया था। 1924 में बाद में एक ली कमीशन बना था जिसको हम रॉयल कमेटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ली कमेटी बनी थी सबसे पहले 1924 में, और इसने जो अपनी ये 1923 है, इसको सुधार लेना आप, ठीक है ना। 1923 में जो है पहली लीग कमीशन बनाया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1924 में, और बाद में जो है 1926 में हमारा यूपीएससी बन गया था। इसको आगे यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहले 1923 में मैंने बताया कि जो रॉयल कमीशन बना था जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड ली, इसी को ली कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड ली समिति। तो 1923 में बनी थी, इसने रिपोर्ट दी 1924 को, तो फिर जाके फाइनली सीपीएससी मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से 1 अक्टूबर 1926 को पहला जो जिसे आज हम यूपीएससी कहते हैं वो बना था। तो यहाँ पे नाम क्या है इसका, सीपीएससी इसको नाम कहा जाएगा। और इस समय के जो सिविल सर्विसेज कमीशन था, जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसके पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर रॉस बारकर। क्या नाम था, सर रॉस बारकर उनका पहला नाम था, मतलब पहले चेयरमैन थे ये यूपीएससी के, जो आज का यूपीएससी। उस समय नाम क्या था, सीपीएससी। तो पहले सब सीपीएससी कब बना, 1 अक्टूबर 1926 को जाके एक भारत में एक कमीशन बना। तो इसके जस्ट पहले कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे, ली कमेटी। तो कई बार ये बोला जाता है कि ली कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे यूपीएससी बना था 1926 में। लेकिन इसमें भी बहुत सारे जो मेंबर्स को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया था उस पर इंडियंस एग्री नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा इसमें रिफॉर्म की बात हो रही थी। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था तो उसमें सबसे पहले इसको फेडरल लेवल पे लागू किया था। फेडरल मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे उनमें भी लागू हो गए, और बाकी जो स्टेट प्रोविंसेस होंगे उनमें भी लागू होगा, उनमें रिक्रूटमेंट यही करेगा। तो इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर जो था इसका, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वो बनाया गया था। और आप याद रखना, जब ये पहला सेंट्रल पब्लिक कमीशन बना था तो इसमें स्टेट पीएससी के लिए कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है ना। तो पहली बार जब फेडरल बनेगा तो साथ साथ में इसके अंतर्गत स्टेट पीएससी भी अलग से बनाए गए थे। जब पहला सीपीएससी बना था उसमें स्टेट के लिए अलग से प्रोविजन नहीं थी। तो 1935 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें ये बनाया गया था, उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया और स्टेट के लिए प्रोविजंस किए गए कि स्टेट में भी पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए। तो 1937 में पहली बार स्टेट पीएससी की स्टार्टिंग हुई, तो यहाँ पे याद रखना। उसके बाद देश इंडिपेंडेंट हुआ, जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से प्रोविजंस किए गए, आर्टिकल 315 से लेकर 323, और इसका नाम बदल कर दिया यूनियन पब्लिक कमीशन। तो ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है सिंस 26 जनवरी 1950, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में इसके प्रोविजंस किए गए, जिसको आज हम संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी कहते हैं। तो हमको
ये आर्टिकल के अंदर, एक एक आर्टिकल के अंदर ये क्या है वो याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रख लेना कि आर्टिकल इसकी जो रेंज क्या है 315 से लेकर 323 के बीच में सारे प्रोविजंस हैं। इंडिपेंडेंस के बाद 3 कमेटी और भी बनेंगी इसमें रिफॉर्म के लिए। पहली बनी थी कोठारी कमेटी 1976 में। इन्होंने सबसे पहले बोला था कि 3 स्टेज में होना चाहिए, प्री मेंस और इंटरव्यू करना चाहिए और पर्सनालिटी टेस्ट फाइनल होगा। दूसरी कमेटी बनी थी सतीश चंद्रा कमेटी 1989 में। इन्होंने ऐसे पेपर को इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने बोला था कि पर्सनालिटी टेस्ट को वेटेज बढ़ा दो। उसके बाद द होटा कमीशन बैठा था 2004 में। इन्होंने बोला था कि एप्टीट्यूड टेस्ट को भी इंक्लूड कर देना चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद के मेजर प्रोविजंस हैं। ये हैं इनके यूपीएससी के सारे मेजर प्रोविजंस जो आपको पढ़ने हैं, उनको अच्छे से याद भी रखना है क्योंकि प्री के लिए इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आर्टिकल 315 में अब याद रखना आप, यही प्रोविजन स्टेट पीएससी के लिए भी लागू होंगे, ठीक है ना। इसमें स्टेट पीएससीएस के लिए अलग से प्रोविजंस नहीं है। तो यहाँ जो भी बात हो रही है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए एक ही साथ बात हो रही है। हालांकि मैं स्टेट पीसीएस के लिए जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है। तो आप जिस भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट जो होंगे, उसकी चेयरमैन कौन है, पहला कब बना था, ठीक है ना, तो पहला एग्जाम कब करवाया था, ये टाइप के क्वेश्चन आप उसके हिसाब से देख लेना, ठीक ना। तो सबसे पहले आर्टिकल 315 है जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट की बात करता है। तो पहला जो आर्टिकल है वो बोलता है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा जो यूनियन के लिए होगा और बाकी के स्टेट्स अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे। तो आर्टिकल 315 के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं। हालांकि देखो इस चीज को समझना आप ध्यान से, अगर 2 या 2 से राज्य प्रेसिडेंट से ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो कमीशन है इसको आप ज्वाइंट कर दीजिए, क्या करते हैं, अगर 2 या 2 से राज्य, मान लो कि एमपी और सीजी मिलके ये बोलते हैं कि हमको जरूरी नहीं है कि हम अपने अलग अलग कमीशन बनाएं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, तो दोनों मिलके प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट अगर एग्री करता है तो उसके बाद पार्लियामेंट में एक बिल पास होगा और एमपी और सीजी के लिए एक ही कमीशन बना दिया जाएगा, तो दोनों में एग्जाम करवाएगा। हालांकि जो जॉइंट पीसीएस बनेगा 2 राज्यों के लिए, बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं रह जाएगा क्योंकि अब एक पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है, तो वो कैसा हो जाएगा, फिर एक स्टैच्यूटरी बॉडी हो जाएगा, मतलब एक सांवैधिक निकाय हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखना। तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट पीसीएस जो भी होंगे जैसे एमपी के लिए एमपीपीएससी वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन अगर 2 राज्य मिलकर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ज्वाइंट कर दो, तो ज्वाइंट पीएससी जो बनेगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होकर एक कैसा रहेगा, वैधानिक निकाय या स्टैच्यूटरी बॉडी रहेगा, क्योंकि वो एक बिल पास करने से बना है। तो आर्टिकल 315 में प्रोविजंस किए गए हैं। आर्टिकल 316 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स की बात करता है, मतलब जो नियुक्तियां और सेवा शर्तें होंगी सदस्यों की और चेयरमैन की। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत देखो, पहली बात यह है कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है इसलिए इसके चेयरमैन और मेंबर्स के लिए टर्म सिक्योर किया गया, मतलब टर्म की सिक्योरिटी है कि आप 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये नियुक्तियां किसके द्वारा की जाएंगी, यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों जो मेंबर्स हैं उनकी नियुक्तियां प्रेसिडेंट द्वारा की जाएंगी। स्टेट में यही काम जो है गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर आपको पता है ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करेगा। सेम चीज जो होगी गवर्नर चीफ मिनिस्टर और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलकर काम करेगा, ठीक है ना। तो उनके द्वारा अपॉइंटमेंट होंगे सारे चेयरमैन के और मेंबर्स के। और टर्म क्या होगा, 6 और 65। जब हम राज्य का पढ़ेंगे स्टेट पीसीएस तब मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर भी टर्म सिक्योरिटी है और टाइम पीरियड 6 ईयर है, लेकिन वहां उम्र 65 ना होगा, क्या है 62 है, ठीक है। जब स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो वहां पर बात हम बात करेंगे जब हम स्टेट सिविल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 317 कहता है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। सदस्यों का हटाया जाना, किसी मेंबर को हटाना है तो उसके कुछ ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उन ग्राउंड के बेसिस पे ही इनको हटाया जा सकता है। और इनको हटाना कैसे जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा हटा दिया जाएगा, गवर्नर के द्वारा हटा दिया जाएगा स्टेट पीसीएस के मेंबर्स को ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल संविधान में जो ग्राउंड दिए हुए हैं अंडर आर्टिकल 317 उनमें से कोई एक का इश्यू यदि पाया जाता है तो उसके आधार पर रिस्पेक्टिव मेंबर्स को हटाया जा सकता है। अगर यूपीएससी है तो प्रेसिडेंट के द्वारा और स्टेट पीएससी है तो गवर्नर के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है ना। वो ग्राउंड क्या है अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। आर्टिकल 318 क्या कहता है, पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। मतलब नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति किसको है, ये भी प्रेसिडेंट को दी गई है कि वो डिसाइड कर सकता है कि इस कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे, और वही कंडीशन डिसाइड करेगा कौन, यूपीएससी के लिए प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा और स्टेट के लिए गवर्नर डिसाइड करेगा कि इनकी जो है कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं।
ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो वो पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिस्पेक्टिव अपने स्टेट और टेरिटरी में दी गई है। आर्टिकल 319 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एज टू of the holding of the office by member of the commission and ceasing to be such members। देखो इसमें यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी को समझ सकते हैं कि किस आधार पर जो है इसको ऑटोनॉमस कहा जाएगा। तो ऑटोनॉमस कैसा कहा जाएगा कि जो मेंबर्स हैं उनका पोस्ट रिटायरमेंट जो है अपॉइंटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और उसके आधार पर जो है इंडिपेंडेंट डिफाइन की जाती है। क्योंकि कई बार पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनको दूसरे चार्जेस मिल जाते हैं तो वो गवर्नमेंट का फेवर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना आप कि चेयरमैन के लिए जो यूपीएससी का चेयरमैन है, यूपीएससी का चेयरमैन मतलब इस पूरी हायरार्की में सबसे टॉप पर जो है उसको बोला गया है कि ही इज इनएलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। वो किसी भी पोस्ट में रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो यूपीएससी के मेंबर्स होंगे वो चेयरमैन बन सकते हैं, वो दूसरे स्टेट्स में भी चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन केवल पीएससी के दायरे में रह के ही वो काम करेंगे। मतलब यूपीएससी और स्टेट पीएससी इनमें ही आपस में मेंबर्स जो है कोई भी पावर ले सकते हैं, लेकिन कमीशन में ही लेंगे। लेकिन यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो टॉप है इस हायरार्की में, तो वो किसी भी प्रकार के रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। और याद रखना आप, जो यूपीएससी का चेयरमैन है वो दोबारा भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। मतलब उसका जो टर्म होगा उस एक ही टर्म होता है, सेकंड टर्म के लिए अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और बाकी जो मेंबर्स हैं वो केवल सेम फैमिली में ही अपॉइंट हो सकते हैं। मतलब यूपीएससी के मेंबर्स हैं तो यूपीएससी का कमीशन बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर है तो वो दूसरे स्टेट पीसीएस का जो है चेयरमैन बन सकता है, और स्टेट पीसीएस के जो मेंबर्स हैं वो अपने स्टेट पीसीएस का चेयरमैन बन सकते हैं और यूपीएससी के मेंबर्स बन सकते हैं। तो ये सारा दायरा उनके लिए खुला हुआ है, लेकिन वो दूसरे गवर्नमेंट के अंदर में या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कोई भी पावर नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 320 फंक्शन के बारे में भी याद करता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है और स्टेट पीसीएस कमीशन का कार्य क्या है। तो बताता है कि यूपीएससी तो सेंट्रल लेवल पर सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और वही बात होगी स्टेट के लिए स्टेट लेवल पर। आर्टिकल 321 कहता है पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब अगर स्टेट में गवर्नर और सेंट्रल में प्रेसिडेंट कोई और काम देता है कोई और काम देता है इनको उनको कोई और काम देता है तो वो भी इनको करना पड़ेगा, तो ठीक है ना। तो ऐसे केस में इनका जो दायरा है वो बढ़ सकता है, मतलब इनका पावर जो है इनका टेरिटोरी है या उनको फंक्शन है वो एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी। तो वो बोल सकते हैं कि ये काम करना है, ये भी काम करना है, तो वो करना पड़ेगा उनको। आर्टिकल 322 करता है एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके आधार पर भी किसी भी संस्थान की इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी चेक की जाती है, ठीक है ना, कि उनके जो एक्सपेंसेस है वो कैसे किए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के अंतर्गत होते हैं तो अगर गवर्नमेंट के अंदर में एग्जीक्यूटिव के अंडर में तो उसको कहा जाता है कि इसकी ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है, साफ साफ ये कहा गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। मतलब भारत की जो संचित निधि है उस पर चार्ज होते हैं, मतलब भारित होते हैं, मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद सीधे सीधे निकल जाते हैं, ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जो यूनियन है उसका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल से निकालेगा, और राज्य में है जो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट है उसके इससे इनका सारा एक्सपेंसेस और खर्चा होता है। 323 ये कहता है रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब इनकी आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट आएगी वो किसको देंगे। तो याद रखना बच्चे से, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को और स्टेट देते हैं अपनी गवर्नर को, और ये दोनों अपने अपने जो असेंबलीज हैं या फिर पार्लियामेंट है दोनों हाउसेस में रखता है, और वहां पर ये रिपोर्ट रखी जाती है कि इस कमीशन ने साल भर क्या काम किया, और कई बार जो है इस पर डिस्कशन भी होता है। इसी पर मैं दो चीज़ और बता देता हूँ। आर्टिकल 323 हालांकि पार्लियामेंट की बात करता है, तो 323A और 323B ये भी आपको याद रखना है। 323A है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है, ठीक है ना, प्रशासनिक ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, ठीक है ना। और ये 323 बात करता है अदर ट्राइब्यूनल्स की, जो ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जो तो ये पहला 323A जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। तो प्रशासनिक सेवाओं में केंद्र में राज्य में किसी भी प्रकार की इश्यूज होते हैं, चाहे अपॉइंटमेंट के हो, चाहे प्रमोशन के हो, चाहे रिक्रूटमेंट के हो, किसी भी प्रकार के इश्यूज डिस्क्रिपेंसीज को है कुछ भी वाद विवाद होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं। तो उसका जो प्रोविजंस भी 323A के अंतर्गत किया गया है, और 323B में बाकी के प्रोविजन बनाने के लिए भी बात की गई है। चूंकि यहाँ भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वहां पर अपॉइंटमेंट होते हैं, तो यूपीएससी से एडवाइजरी नेचर है यहाँ पर। तो यूपीएससी जो है यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं करेगा लेकिन एडवाइस देता है अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आर्टिकल आप 315 याद रखना, 316 याद रखना, और जो है यहाँ पर आपको याद रखना है आर्टिकल
20 याद रखना है और लास्ट रखना है 323। 4 आर्टिकल आपको अच्छे से याद रखने हैं। प्री के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि आप सारे याद रख लो। मेंस के लिए ये आपके 4 आर्टिकल्स भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ओवरऑल हम समरी देखें पूरे यूपीएससी के बारे में। देखो सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड कर रहा है? एक तो टर्म की सिक्योरिटी और प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड हो रहा है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? हमारा पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्विस कंडीशन की सिक्योरिटी है, मतलब यहाँ पर इसकी ऑटोनॉमी ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जो आर्टिकल 266 के अंतर्गत होता है। भारत की जो संचित निधि है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। चूंकि चार्ज है इसीलिए एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उसके नियंत्रण के बाहर है, वो मतलब पूरा पार्लियामेंट के कंट्रोल में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस मामले में भी ये बहुत ऑटोनॉमस है। अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, हालांकि टर्म जो है सिक्योर है। और यहाँ पर आप याद रखना कि जो चेयरमैन है उसके साथ साथ जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनका टर्म भी सिक्योर होता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जैसे जहां पर केवल जो चीफ होता है उसका सिक्योर था, वहां पर मेंबर का नहीं था। यहाँ पर क्या है, मेंबर्स का भी सिक्योर है। इसलिए हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट में भी क्या है, ज्यादा ऑटोनॉमी है। पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट में साफ साफ कह दिया है कि नहीं हो सकता है। स्पेशली जो चेयरमैन होता है, जो यूपीएससी का चेयरमैन है, वो कहीं भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। खाली मेंबर्स जो है उसी फैमिली में, स्टेट पीसीएस में या सेंट्रल पीसीएस में, मतलब यूपीएससी के अंतर्गत ही अपॉइंट हो सकते हैं और कहीं भी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑटोनॉमी इसकी बहुत ज्यादा है। रिमूवल जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और स्टेट में गवर्नर के द्वारा होता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को और स्टेट में गवर्नर को कि इनको हटा दो, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं प्रेसिडेंट पर, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये व्यक्ति के खिलाफ जो ये 4 ग्राउंड है हटाने के, इनमें से एक साबित हो गया है, ये वैलिड है, तो आपको हटाना ही पड़ेगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो देखो सीधे पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में नहीं है कि किसी को भी हटाना है, सुप्रीम कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन होता है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ऑटोनॉमी बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अच्छी इंडिपेंडेंस रखता है। तो किसी भी कमीशन के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आप ये सारे क्राइटेरिया देख लेना कि कौन सा कंडीशंस, कौन सा पैरामीटर किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। आगे थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अपॉइंटमेंट के बारे में बात की थी, आर्टिकल 316 के अंतर्गत बोला गया है कि ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होंगे। यहाँ हम केवल यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो इनका टेन्योर 6 साल और 65 ईयर का होगा। आर्टिकल 316 में यही हिंदी में बात की गई है, ठीक है ना, कि एक अध्यक्ष होगा, बाकी सदस्य होंगे और सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड होगी। ये कंडीशन इसमें देखो, इसमें भी एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, केवल एक एलिजिबिलिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, उसको याद रख लेना कि जो मेंबर्स हैं इसके, जो मान लो कि सामान्यतः एक चेयरमैन है और 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर में से जो 50% मतलब 5 मेंबर होंगे, ये इनको केंद्र या राज्य की स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। आप यूपीएससी के टोटल मेंबर देखना, उसमें आधे जो है आईएएस और आईपीएस होंगे, मतलब कम से कम 50% ऐसे होंगे जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बाकी के 5 कोई भी हो सकते हैं। तो केवल एक कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि आपको यदि इस कमीशन का मेंबर बनना है तो कम से कम 50% लोगों को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करने का 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। ये आर्टिकल 319 में कहा गया है, ठीक है ना। दूसरी अपॉइंटमेंट की बात कि पर्सन हु होल्ड ऑफिस एज चेयरमैन शेल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म विल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। एक तो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है और दूसरा किसी भी और डिपार्टमेंट में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नहीं हो सकता है। अदर्स मेंबर कैन बिकम चेयरमैन ऑफ द कमीशन, बन सकते हैं इन यूनियन और स्टेट में भी बन सकते हैं, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, आइदर गवर्नमेंट के अंदर में और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। मतलब अगर आप इन दोनों कमीशन में से किसी के भी मेंबर बन जाते हो तो फिर आप किसी और के मेंबर नहीं बन सकते हो, ठीक ना। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ कमीशन इज गवर्न्ड बाय यूपीएससी मेंबर रेगुलेशन है 1969। इसके आधार पर जो है इसके सदस्यों की जो भी कंडीशन है वो दी हुई है। तो देखो ये है हायरार्की, सबसे ऊपर कौन है, यूपीएससी का चेयरमैन। ये कोई भी प्रकार के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। यूपीएससी के मेंबर जो हैं या तो जाएंगे स्टेट में बनेंगे, स्टेट के चेयरमैन बन जाएंगे, या फिर सीधे जाएंगे तो यूपीएससी के चेयरमैन बन जाएंगे। एसपीएससी जो स्टेट पीसीएस का चेयरमैन होगा या तो यूपीएससी का मेंबर बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। स्टेट पीसीएस के जो मेंबर होंगे वो स्टेट पीसीएस के चेयरमैन बन सकते हैं, यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, दूसरे स्टेट के भी चेयरमैन बन सकते हैं, दूसरे स्टेट में और भी
कोई पोस्ट ले सकते, ठीक है। तो ये हायरार्की फॉलो होगी। लेकिन आप अगर पीएससी में मेंबर बन गए तो फिर किसी और डिपार्टमेंट में आप नहीं जा सकते हो, ये बात आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद देखो रिमूवल सस्पेंशन। तो सुप्रीम अपने यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य रूप से 4 ग्राउंड बताए गए हैं, ठीक है ना। और हटाने का प्रक्रिया कौन है, वही प्रेसिडेंट हटाएगा सेंट्रल में और स्टेट में हटाएगा गवर्नर। तो 4 क्राइटेरिया बताए गए जिसके आधार पर इनको हटाया जा सकता है। तो पहला, उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए, मतलब एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट घोषित कर, दिवालिया घोषित कर दिया है, ठीक है ना। उसको बताया जाता है कि टर्म और ऑफिस में उसने कोई डबल एम्प्लॉयमेंट में वो कर दिया गया, मतलब कोई भी 2 सरकारी काम में या 2 ऐसे काम में इन्वॉल्व है जहाँ पे 2 जगह से सैलरी मिल रही है उसको, ठीक है ना। कोई भी एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस, कोई दूसरे एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड जो उसकी ड्यूटीज है उसमें लगा हुआ है। और दूसरा, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि इज अनफिट टू कंटिन्यू ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मेटी माइंड और बॉडी, यहाँ पर लग रहा है कि दिमाग से पागल हो गया, फटिया गया है, कुछ और मानसिक या शारीरिक दिक्कत होगी, अगर प्रेसिडेंट को लगता है। तो 3 ही चीजें मिलती जुलती होती हैं, ठीक है ना। चौथी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण बताई वो है मिसबिहेवियर के आधार पर। द चेयरमैन एंड एनी अदर मेंबर कैन नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अदरवाइज दे शैल बी डीम्ड टू गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। अब मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़ा टर्म होता है, ठीक है ना। मिसबिहेवियर मतलब दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार का मतलब पता है क्या होता है, फेवर करना भी दुष्व्यवहार के अंदर ही आता है। कि आप यूपीएससी के मेंबर हो, आप रिक्रूटमेंट में किसी का पक्षपात कर रहे हैं, नेपोटिज्म फॉलो कर रहे हो, अपने भाई भतीजावाद को कर रहे हो, किसी टेंडर लेने देने में आप जो है अपना वो इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आपने डायरेक्ट किया हो चाहे इनडायरेक्ट किया हो। मतलब आपने किसी अपने फैमिली मेंबर बहुत दूर के रिलेटिव के लिए कोई टेंडर दिलवा दिया, कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इस्तेमाल करके आपने किसी के रिक्रूटमेंट को आगे कर दिया, आपने किसी पोस्ट पर अपॉइंट करवा दिया। तो ये सब चीज़ें मिसबिहेवियर के अंतर्गत आती हैं। तो जब प्रूव हो जाती हैं तो आप भी किसी पोस्ट पर बनने के लायक नहीं रहते हो, आपको हटा दिया जाता है। मिसबिहेवियर का बहुत ब्रॉड ग्राउंड होता है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट इसका इन्वेस्टिगेशन करता है और वही रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि इनको हटा दो, ठीक ना। तो आर्टिकल 317 में साफ साफ कहा गया है कि केवल और केवल ये जो ग्राउंड दिए गए हैं इनके आधार पर ही हटाया जा सकता है। और मेन ग्राउंड क्या है, मिसबिहेवियर है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद में प्रेसिडेंट को रेफरेंस करते हुए रिपोर्ट भेजेगा और बोलेगा इनको हटा दो, ठीक है। इंक्वायरी रिपोर्ट भेजेगा चेयरमैन को, सच अदर मेंबर्स बताओ, बस साफ साफ कहा गया है, ठीक है ना। तो एक सार्वजनिक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके कार्यालय में दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। और दुर्व्यवहार कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले मान लो कोई भी ग्राउंड पर शिकायत जाती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट बोलता है सुप्रीम कोर्ट को कि इन्वेस्टिगेट करो। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगा और सपोज इसे प्रूवन गिल्टी और घोषित हो गया कि ये जो है इसने गलती किया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अब एक रिपोर्ट देगा सिर्फ प्रेसिडेंट को और बोलेगा कि इनको हटा दो। और ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होते हैं। मतलब पहले प्रेसिडेंट ने बोला था कि जांच करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो इनको मानना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, उसके बाद प्रेसिडेंट हटा रहा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ऑटोनॉमी अच्छी खासी ज्यादा है, मतलब टर्म की सिक्योरिटी है, मतलब 6 साल और 65 ईयर की जो टर्म सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी है। देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन हम सबको पता है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, 2003 में सीवीसी आ गया, सीवीसी को स्टैट्यूटरी बॉडीज बना गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है ना। तो पहले जो डिसिप्लिनरी इश्यूज होते थे, करप्शन के चार्जेस हैं, वाद विवाद सिविल सर्विसेज में होते हैं, वो भी सिविल जो होते थे वो यूपीएससी ही करता था। लेकिन 2003 में जब सीबीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया तो ये सारे के सारे वाद विवाद और डिसिप्लिनरी इशू है यूपीएससी के पास नहीं रहे हैं। तो अभी फिलहाल यूपीएससी का काम केवल और केवल सेंट्रल एजेंसी बन के रिक्रूटमेंट का काम करने का रह गया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 320 में उसके फंक्शन बताए गए हैं कि यूपीएससी क्या काम करेगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा और अपॉइंटमेंट करेगा सेंट्रल लेवल पर और स्टेट पीसी स्टेट लेवल पर। तो अभी वर्तमान में देखो यूपीएससी केवल केवल एक रिक्रूटर, एक सेंट्रल एजेंसी है, तो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। इंजीनियरिंग सर्विसेज है, डिफेंस सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, इकोनॉमिक सर्विसेज है, स्टेटिस्टिकल सर्विसेज है, पुलिस फोर्सेज है ना, पुलिस है, तुम्हारा जो भी मेडिकल की सेवाएं होती हैं, आर्थिक सेवाएं होती हैं, आंकड़े संबंधित जो सेवाएं होती हैं, पुलिस सेवा है, ये सब के सब ये जो है सारे एग्जाम से ही करवाता है, ठीक है ना। तो इन संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, ठीक है ना। केंद्र शासित की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं और सार्वजनिक सेवाएं, और सब के सब यूपीएससी करता है। और ये फंक्शन बताए गए आर्टिकल 320 के अंतर्गत, ठीक है ना। अब देखो, इट सेल ऑल्सो असिस्ट 2 और मोर स्टेट इफ रिक्वेस्टेड इन फ्रेमिंग ऑपरेटिंग स्कीम फॉर जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर सर्विस। ये मैंने आपको बता दिया कि जॉइंट सर्विसेज के लिए भी यही रिक्रूटमेंट करेगा जब जेपीएससी बनेगा। और जेपीएससी कब बनेगा, जब स्टेट लेजिस्लेचर है गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो होगा पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाएगा, मतलब पार्लियामेंट में बिल पास होगा, उसके बाद में जेपीएससी बनेगा। और वो एक संवैधानिक निकाय नहीं रहेगा, क्योंकि चूंकि वो पार्लियामेंट में बिल पास करने के बजाय, इसलिए वो कैसा रहेगा, एक स्टैच्यूटरी बॉडी रहेगा, ठीक है ना।
उसके अलावा देखो, ये तो मेन काम होते हैं रिक्रूटमेंट, क्यों मैंने बता दिया मेन काम रिक्रूटमेंट का ही बचा हुआ यूपीएससी का। आफ्टर सीबीएसई सारे डिसिप्लिनरी इश्यूज अब सीबीएसई के पास जाते हैं, करप्शन से लेके कोई और वाद विवाद होते हैं सीबीएसई सॉल्व करता है। उसके बाद बाकी के जितने भी काम यूपीएससी के, वो मैक्सिमम जितने भी काम है वो है एडवाइजरी नेचर के, उसमें कंसल्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंसल्ट क्यों करता है सरकार, मैंने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी, तो वो सारे काम डिपार्टमेंट डीओपीटी करेगा, और जहां भी सिविल सेवा से संबंधित कोई काम होगा तो काम तो डीओपीटी ही करेगा, लेकिन एडवाइस किससे लेगा, यूपीएससी का, तो कंसल्ट कर लेता है। लेकिन कंसल्ट करना भी जरूरी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। कंसल्टेशन कंपलसरी नहीं है, हालांकि कंसल्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑल द रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन ऑफ सिविल सर्विस में सामान्यतः कंसल्ट किए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहां कंसल्ट बिल्कुल नहीं किया जाता। तो लगता है ऐसा कि यूपीएससी का काम है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कैडर होता है सिविल सर्विसेज में, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बाकी सारी सेवाएं, ये क्लासिफिकेशन यूपीएससी के हाथ में नहीं है। कार्डर मैनेजमेंट जो है, ये कार्डर मिलेगा, वो कार्डर मिलेगा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आप स्टेट वाले कार्डर नहीं चुनेंगे, आप रीजन जोनल कार्डर चुने जाते हैं। तो ये पूरा काम जो है डीओपीटी और मिनिस्ट्री जो मैंने बताई थी वही सब करता है। कंडीशन ऑफ सर्विसेज है, कंडीशन ऑफ सर्विसेज भी गवर्नमेंट के हाथ में, यूपीएससी के हाथ में नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूपीएससी, तो आप याद रखना ये फंक्शन नहीं है उनकी, कंडीशन ऑफ सर्विस डिसाइड करना, कार्डर मैनेजमेंट करना, क्लासिफिकेशन करना, ये नहीं है इनका काम। इनका काम अभी सोनली रिक्रूटमेंट है, बाकी सारे फंक्शन के एडवाइजरी होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट का मेन फंक्शन, अपॉइंटमेंट करते हैं पोस्ट पर, और प्रमोशन वगैरह में भी अपनी एडवाइस देते हैं। अगला, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन मेरिटोक्रेसी इन द सिस्टम, बहुत जरूरी है कि अच्छे लोग अच्छी पोस्ट पर पहुंचे, ठीक है, टू ब्रिंग द सुटेबल पीपल फॉर द पोस्ट। तो इसके लिए इनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये देखते रहते हैं कि देश दुनिया में माहौल कैसा है, वही क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, ठीक है ना। उनको ग्राउंड लेवल की सब पता होती है कि क्या इन्फॉर्मेशन आम आदमी तक पहुंच रही है, कौन कौन से इशूज जो हैं, बर्निंग इशूज हैं, कौन कौन से इशूज देश के लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम करेंगे। तो फ्यूचर प्रेजेंट ठीक को ध्यान में देखते हुए और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स को रखते हुए जो एक्सपर्ट्स होते हैं पेपर बनाते हैं, ताकि सही लोग जो हैं, जो सिचुएशन को अच्छी तरह समझने वाले लोग जो हैं एग्जाम क्वालिफाई करके सिविल सर्विसेज में आए, ठीक है ना। योग्यता प्रणाली जो है मेरिटोक्रेसी को मेंटेन करते हैं। देखो ध्यान रखना, यूपीएससी ओनली कंसिडर द एग्जामिनेशन प्रोसेस, नॉट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। ये कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग है ना, सर्विस कंडीशन, ट्रेनिंग की मैंने बताया था, ट्रेनिंग जैसे लबासना है, तो लबासना किसके अंदर आता है, डीओपीटी के अंदर आता है। यूपीएससी नहीं करता, यूपीएससी एग्जाम करा के पास करा के रैंक देके छोड़ देगा, ठीक है ना। फिर डीओपीटी ट्रेनिंग करवाता है अपने से लबासना में करवाता है, ठीक है ना। तो कार्डर मैनेजमेंट, सर्विस कंडीशन, ये सब की सब चीजें जो है डीओपीटी और मिनिस्ट्री के अंडर में आएंगी, ना कि यूपीएससी के अंदर में, ठीक है ना। तो केवल काम थे कंसर्न विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसी कारण से इसका जो है कई बार इसको बहुत सारी कमिटी ने रिकमेंडेशन दी है कि इसका दायरा बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दो। दिस मैटर्स हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, बता दिया मैंने, डीओपीटी के अंदर में होता है। यूपीएससी की परीक्षा संबंधी प्रक्रिया से है अभी, ना कि सेवाओं के वर्गीकरण से। कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण, सेवा सर्फादी संबंध कोई भी संबंध नहीं बचा है। तो ये जो मंत्रालय है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, मतलब पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। जो भी सीधे सीधे किसको रिपोर्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। इसलिए स्किल इंडिया वगैरह बहुत सारा ध्यान वो देते हैं, ठीक है ना। अभी ये करंट अफेयर्स वाला पोर्शन नहीं, 2-3 साल पहले यूपीएससी ने क्या कहता है, प्रोजेक्ट संपेरा स्टार्ट किया था, जिसको हम कहते थे स्क्रीनिंग एंड मैकेनाइज प्रोसेसिंग फॉर एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, अ सिंप्लीफाइड सिंगल सीट कॉमन एप्लीकेशन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी के अंदर अगर आप सिंगल सीट में होंगे, सारे एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। तो ये एक एडवांसमेंट है, मतलब नया टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन है, नई तकनीकी का इस्तेमाल है, नया टेक्नोलॉजिकल अडोप्टेशन है अपने आप में सुधार करने के लिए, क्योंकि लगातार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। हर साल लगभग 14 लाख एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं ना किसी एग्जाम को लेकर यूपीएससी के अंतर्गत में, ठीक है ना। तो हमेशा इन पर दबाव होता है, कितनी सारी स्क्रीनिंग में इनका काम होता है। तो पूरा सेक्रेटरिएट जो होता है, इनका सचिवालय होता है, वो हमेशा काम में दबा रहता है। तो ये बहुत चैलेंज है कि अडोप्टेशन न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए, इनोवेटिव स्क्रीन वगैरह करें, ताकि जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो भी फास्ट हो सके। तो ये जो है करंट अफेयर वाला पोर्शन, हालांकि 3-4 साल पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना, प्रोजेक्ट संपेरा यूपीएससी ने स्टार्ट किया था। चलो, तो आज जो हमने जो चीज़ें समझी उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है। तो आपके क्वेश्चन जितने भी सही होते हैं वो आप कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। पहला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया? भारत में नागरिक सेवाओं के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। तो मैंने बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। सबसे पहले इन्होंने जो है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड रिफॉर्म्स शुरू हुए थे, हालांकि वो उन्होंने अपने फायदे के लिए किए थे और उसमें इंडियंस नहीं आते थे, ठीक है ना। बट नाम जो है वो याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
सेकंड क्वेश्चन, हु सिलेक्ट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने बताया, बहुत ध्यान से आप बताओ आप कि चेयरमैन और मेंबर को यूपीएससी कौन सिलेक्ट करता है। कौन सिलेक्ट करता है? तो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, ठीक है ना। अब हालांकि प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हालांकि मतलब ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में ही होते हैं। हालांकि टर्म सिक्योर होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस कहा जाता है या इंडिपेंडेंट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। हालांकि नंबर ऑफ चेयरमैन मेंबर्स कौन सिलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। याद रखना आप कि कितने मेंबर होंगे ये भी यही डिसाइड करता है, क्योंकि सामान्यतः देखो एक चेयरमैन होता है और देखो 9 से लेकर 11 तक मेंबर्स हो सकते हैं, कई बार 10 होते हैं, कई बार 9 होते हैं, ठीक ना। तो एक चेयरमैन है, 9 से 10 मेंबर है और सारे के सारे किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं और सबका टर्म सिक्योर होता है, मतलब 6 साल और 65 ईयर का इनके पास एज होता है। बस ये कहा गया कि मान लो कि 10 मेंबर हैं तो इसमें से 50% जो मेंबर हैं वो कैसे, उनको क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी और कोई सा भी एक्सपीरियंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, केवल एक ही एक्सपीरियंस की बात की गई है, वो ये है कम से कम 50% मेंबर जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको जो है 10 ईयर का वर्क एक्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है उसका? प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक कमीशन सबमिट द रेजिग्नेशन टू। रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं वो प्रेसिडेंट को ही। सी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी द मेंबर ऑफ चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट। कैसे, किस आधार पर जो है, हाउ कैन दे कैन बी रिमूव्ड, कैसे हटाए जा सकते हैं। तो क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं? मैंने आपको 4 ग्राउंड बताए थे। पहला, बैंकरप्टी के आधार पर हटाए जा सकते हैं, मिसबिहेवियर की, और अगर अनफिट लगता है किसको? प्रेसिडेंट महोदय को, ठीक है। तो ये तीनों ग्राउंड सही है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दिया हुआ है। Find the correct statement. The chairman of the UPSC submits the annual report to the parliament. बताओ मैंने क्या बताया था? क्या ये रिपोर्ट जो यूपीएससी कमीशन है अपनी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करता है? गलत। कहाँ सबमिट करता है ये? राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ठीक है ना। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बियर द सैलरी पेंशन अलाउंस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी। कंटिजेंसी फंड था क्या? नहीं, गलत था। क्या था? CFI था, कंसोलिडेटेड फंड, मतलब संचित निधि था देश का, जो आर्टिकल 266 के अंतर्गत बात करता है। 266A होता है कंटिजेंसी फंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आकस्मिकता निधि, और फिर एक और होता है 266B, जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। तो ये आप याद रखना, एक सिंपल रिवीजन के हिसाब से मैंने बता दिया। तो कंटिजेंसी फंड नहीं होता है, वो होता है कंसोलिडेटेड फंड, जो आर्टिकल 266 के अंतर्गत बात की गई है, जिसको संचित निधि कहा जा सकता है। तो ये भी गलत हो गया। आर्टिकल 315 इज रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द यूपीएससी मेंबर। बताओ मैंने क्या बताया था? आर्टिकल 315 होता है क्या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड? गलत। आर्टिकल 316 होता है, 315 होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो मतलब ये तीनों के तीनों गलत हो गए हैं। तो सही आंसर का करेक्ट क्या है? नन ऑफ द अबव, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में नहीं है लेकिन मैं हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है ना। विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द यूपीएससी कमीशन। यूपीएससी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सारे गलत बताना है। पहला, इट इज अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ये बात तो बिल्कुल सच है, ठीक है ना। दूसरा, आर्टिकल 314 से लेकर 323 तक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द फंक्शन एंड पावर ऑफ द यूपीएससी। 314 से 323 के बीच में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत यूपीएससी की पावर बताई गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये गलत है। क्यों? 314 नहीं आता भैया, 315 आता है। 315 से 323 के बीच में बताई गई है, ठीक है ना। तो ये बी गलत हो गया, मतलब 2 आंसर में होना चाहिए, ठीक है ना। सब में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। ये बात सच है, लगभग इतने ही होते हैं, मेंबर बदलते रहते हैं। डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है कितने मेंबर होंगे, ठीक है। डी, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 6 years अंटिल एज ऑफ 65 years। ये बात ही बिल्कुल सही है, ठीक है, 6 years के लिए ही लेते हैं। ई, ऑल द मेंबर्स हैव सिक्योर टर्म एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑल द मेंबर्स हैव टेन्योर सिक्योरिटी। इलेक्शन कमीशन जैसा नहीं है जहां पर केवल और केवल जो चीफ होता है उसी का सिक्योर होता है, मेंबर्स का सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन में कमिश्नर जो होता है वो पहले सिंगल मेंबर बॉडी था, तो सिंगल मेंबर के हिसाब से ही बनाया गया। बाद में उसको डबल 2 मेंबर और ऐड किए गए उसमें, तो उनका जो टेन्योर है वो सिक्योर नहीं होता है। तो यहाँ पर अब देखो केवल नॉट ट्रू बताना है, तो केवल 2 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर।
तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको कराई, इसके आधार पर आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बनाना और उसको बार बार रिवाइज करना। इतना कंटेंट आप 1-2 बार पढ़ोगे तो प्रोविजंस के साथ में आपको याद हो जाएगा। इतना फैक्ट्स याद रखना भी काफ़ी है अगर आप रख ले हो तो। ये कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपना फीडबैक देना कमेंट में और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।